हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान पॉलिटी की क्लास है वो विधिवत रूप से देख रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के वो पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट आयोग है उनकी क्लास देख रहे थे। और आज जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है वो है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस गेट के ऊपर फोटो क्लिक करवाने का हर अभ्यर्थी का सपना होता है, और आपका भी ऐसा सपना है कि मैं इस गेट के आगे और फाइल हाथ में लेके कोट पैंट पहन के या साड़ी पहन के मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करवाऊं। पर क्या आप जानते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक करवाना कोई आसान काम है? तो आप बोलेंगे कि सर आसान काम क्या है इसमें, हम जाएंगे आरपीएससी के कार्यालय पे और यहाँ पे फोटो क्लिक करवा लेंगे। पर आप खुद सोचिए कि ऐसा कर पाने से आपके अंदर संतुष्टि होगी? जी नहीं। आप यदि तैयारी करके, मेहनत करके, या फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करके, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पर्पज से यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने जाएंगे, तब आपको सुकून भरा वो आपके लिए पल होगा, और आपकी जो मेहनत है यहाँ पे क्या है, शोर मचाएगी। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है हमारे लिए, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये आरपीएससी आखिर है क्या, आरपीएससी कैसे बना, आरपीएससी के कौन कौन से प्रावधान हैं, वो सारी इस क्लास में हम चीजें जो है उन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद है 312। तो 312 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है कि संसद को पावर है, संसद को अधिकार है कि वो एक या एक से अधिक जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, उनका सर्जन कर सकती है, उनके विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा 312 आर्टिकल, और हमने एक संविधान का भाग है हमारे जिसका नाम है भाग 14। भाग 14 में क्या बताया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है या फिर राज्य लोक सेवा आयोग है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम राज्य लोक सेवा आयोग आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो केंद्र में यूपीएससी है उसी के समानांतर क्या है, स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म है राज्य लोक सेवा आयोग। हर स्टेट में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं, केंद्र स्तर पे क्या बनाया गया है, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाग 14, क्योंकि यदि आपसे पूछे कि आरपीएससी का जिक्र संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा, भाग 14 में आरपीएससी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, हमारे लिए कुछ आर्टिकल सॉरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, आरपीएससी हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पहले उनके बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम आरपीएससी का एक सफरनामा देखेंगे कि कैसे हमारी जो आरपीएससी है उसका वो विकास हुआ, उसके बाद हम सारे फैक्ट देखेंगे। तो हमारे लिए जो आर्टिकल 315 है और 323 है, मतलब आर्टिकल 315 से लेके 323 तक के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आरपीएससी पढ़ने से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 315 क्या बताता है। अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि वो जो एसपीएससी है या यूपीएससी है, इनके गठन का प्रावधान बताया गया है कि एसपी जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या संघ लोक सेवा आयोग है, उनका जो गठन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल 315 एक। हम आरपीएससी पढ़ रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, तो उसके लिए हम देखेंगे आर्टिकल 315 एक। इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य में एक पीएससी, में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 315 एक में बताया गया है कि हर राज्य में परीक्षाओं के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसका गठन कौन करेगा। तो गठन कौन करेंगे, इसका गठन करेगा राज्यपाल। तो प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और इसका गठन है वो राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल जो गठन करेगा वो करेगा जो विधानमंडल है उसके विधि के अधीन, यानी राज्यपाल ऐसा विधानमंडल के नियमों के तहत करेगा। तो विधानमंडल की विधि के अधीन राज्यपाल क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। तो आपके ये अनुच्छेद समझ में आया होगा कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, राज्यपाल क्या है, गठन करेगा,
और विधानमंडल की विधि के अधीन राज्यपाल इसका गठन करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल 315(2). 315(2) क्या बोलता है? एक वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पे, जेपीएससी। अब आप बोलेंगे सर ये जेपीएससी क्या बला है? ये जेपीएससी क्या बला है? जेपीएससी का मतलब है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो देखिए कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र को बोलते हैं कि हमारे लिए एग्जाम करवाना एक टेढ़ी खीर हो गई है। आप सब जानते हैं जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो आयोग है उनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो दो राज्यों ने बोल दिया, जैसे सपोज कीजिए यूपी और बिहार ने बोला कि हमारे लिए एग्जाम करवाना वो संभव नहीं है और हमारे लिए एक आप जॉइंट स्टेट पब्लिक वो सर्विस कमीशन बनाइए। तो केंद्र क्या करेगा? गठन करेगा। तो इसकी संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात करें तो गठन कौन करेगा? संसद द्वारा इसका गठन किया जाएगा। तो ये हमने आर्टिकल 315(2) देखा, जिसमें क्या है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका उसके प्रावधान उसके गठन के बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 316। तो देखिए आर्टिकल 316 में क्या बताया गया है कि जो आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल, उनके बारे में आर्टिकल 316 बताता है। अब हम इसके सब आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले है आर्टिकल 316(1). अब आर्टिकल 316(1) क्या बोलता है? यहाँ पे नियुक्ति के बारे में बताता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो आरपीएससी की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल ये जो नियुक्ति करेगा वो राज्य विधानमंडल वो जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पे करेगा। तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पे राज्यपाल क्या करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो ये हमने देखा नियुक्ति से संबंधित एक प्रावधान 316(1), जिसमें नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल नियुक्ति करेगा, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल नियुक्ति करेगा। अब आगे हम देखते हैं। देखिए कि इसमें मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें आर्टिकल 316(1) में इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले देखते हैं कि आरपीएससी की बात करें कि आरपीएससी में टोटल सदस्य और अध्यक्ष का क्या स्ट्रक्चर है। तो आरपीएससी में देखिए, आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कुल कितने सदस्य हो गए? कुल 8। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 2011 से पहले जो सदस्य और अध्यक्ष कितने हुआ करते थे कि एक तो अध्यक्ष हुआ करता था और 2 सदस्य हुआ करते थे। तो 2011 के बाद हमने क्या किया? एक अध्यक्ष और 7 सदस्य की नियुक्ति वाला प्रावधान किया। पहले कितने हुआ करते थे? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। यदि मैं बात करूं कि जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी तो हमने एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान रखा। तो जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस के घोष, इनका नाम क्या था? एस के घोष। और जो 2 सदस्य थे वो कौन थे? एक सदस्य थे देवी शंकर तिवारी, एक सदस्य कौन है? देवी शंकर तिवारी। और दूसरे जो सदस्य उनका नाम है एन आर चंदोरकर। ये कौन है? दूसरे सदस्य है। तो ये हमने क्या प्रावधान देखा नियुक्ति से संबंधित कि नियुक्ति करता है राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पे। और आरपीएससी में 1+7 यानी कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। और 2011 से पहले कितनी थी संख्या? 1+2 यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। और 2011 के बाद कितने हो गए? 1+7 यानी कुल 8 सदस्य हो गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सदस्य हैं वो कैसे नियुक्त किए जाएंगे। तो देखिए सदस्य के बारे में यहाँ क्या बताया गया है कि जो 50% यानी आधे सदस्य होंगे वो कौन होंगे कि जो केंद्र या आपके राज्य जो सरकार है केंद्र या राज्य सरकार है उसमें उनको सेवा का 10 वर्ष का अनुभव हो। यानी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनको केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में 10 वर्ष का अनुभव होगा, आधे सदस्य उनमें से लिए जाएंगे। और आधे सदस्य कहां से लिए जाएंगे? आधे सदस्य लेंगे हम ऐसे व्यक्ति जिनको शिक्षा,
समाज सेवा या फिर कानून, राजनीति, यानी इन क्षेत्रों से जो व्यक्तित्व होंगे, आधे सदस्य हम उनको लेंगे और आधे सदस्य जिनको केंद्र या राज्य की सेवा में 10 वर्ष का अनुभव होगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट क्या है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या है कि सदस्य हैं उनकी संख्या में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। सदस्य जो संख्या है उसमें राज्यपाल कमी या वृद्धि कर सकते हैं, ये एक यहाँ पे नोट है। और राज्यपाल ऐसा करते हैं, एक आरपीएससी का विनियम बनाया गया है जिस जो 1974 का है, आरपीएससी विनियम 1974। इसके तहत राज्यपाल है वो सदस्यों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। ये हमने देखा आर्टिकल 316(1) जिसमें नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 1+7 यानी 8 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। 2011 से पहले कितने थे? 1+2। तो 2011 की पहले अगर बात करें स्थापना के समय की, तो एस के घोष कौन थे? अध्यक्ष। और देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर कौन थे? 2 सदस्य। ये हमने देखे। बाद में हमने एक नोट देखा कि राज्यपाल है वो सदस्यों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। आरपीएससी का एक विनियम है 1974 उसके तहत। तो ये हमने देखा आर्टिकल 316(1). अब देखिए आगे हम बात करते हैं 316(2) की। अब देखिए 316(2) पढ़ने से पहले हम 316(1) क देखते हैं। 316(1) क में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में। तो कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब यहाँ पे क्या है? अब देखिए सपोज कीजिए कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कार्य करने में असमर्थ है, या फिर कार्य करने में असक्षम है, या फिर वो अनुपस्थित है। तो राज्यपाल को ये पावर है कि राज्यपाल उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य की कार्यवाहक वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में क्या बताया गया है कि राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्ति। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, और नियुक्ति राज्यपाल कहां से करेगा? जो सदस्य होंगे उनमें से, सदस्यों में से किसी एक को। सदस्य में से किसी एक को राज्यपाल है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। और ये जो राज्यपाल की नियुक्ति का जो ये प्रावधान है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, ये हमने देखा कि हमने संविधान में संशोधन किया। संविधान में हमने संशोधन किया 15वां संविधान संशोधन 1963 में। उसमें ये प्रावधान हमने जोड़ा कि राज्यपाल है वो कार्यवाहक अध्यक्ष की क्या है? नियुक्ति कर सकता है। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 316(2) जिसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए कार्यकाल के संबंध में ये बात है कि इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले। तो हम कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आरपीएससी है, उसके वो अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले। और जेपीएससी यदि बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसकी भी उम्र कितनी है? यही सेम है, 6 वर्ष या 62 वर्ष वाला प्रावधान है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब आयोग की स्थापना हुई थी उस वक्त कितना था? तो हमने संविधान में संशोधन किया 41वां संविधान संशोधन किया हमने 1976 में। उससे पहले जो आपकी आयु थी वो थी 60 साल, 60 वर्ष आयु हुआ करती थी। 41वें संविधान संशोधन 1976 के बाद हमने क्या प्रावधान किया? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु का प्रावधान हमने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 316(2) के अनुच्छेद 316(2) क में क्या बताया गया है कि जो आपके त्याग पत्र है वो किसको देंगे? अध्यक्ष और सदस्य। तो देखिए
यहाँ पे बात करी गई है त्याग पत्र की कि ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये त्याग पत्र जो इनको नियुक्त करेगा यानी राज्यपाल, तो राज्यपाल को ये त्याग पत्र देंगे, अपने हस्ताक्षर रहित इस्तीफा देंगे कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, खुद के वो हस्ताक्षरित जो होगा इस्तीफा होगा और ये राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे। यदि बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की, जेपीएससी की, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में किसको देंगे ये त्याग पत्र, कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, तो त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ये हमने देखा 316(2) के आर्टिकल जिसमें बात की गई है त्याग पत्र की। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 316(3). 316(3) में क्या बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य हैं वो उसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यानी अध्यक्ष है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा और जो सदस्य है उनको उसी पद पे नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो उसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं, ये बताया गया है आर्टिकल 316(3) में। तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एक एक आर्टिकल को हम डिटेल से और विद कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो हमने कौन से आर्टिकल देख लिए, 316(2) जिसमें कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। 41वें संविधान संशोधन 1976 से ये किया गया है, इससे पहले कितना था, 60 वर्ष। और जो जेपीएससी है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, वहां पे कितना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष ही है। इसके बाद हम बात करें 316(2) की, जिसमें त्याग पत्र है, किसको देता है, राज्यपाल को, खुद के हस्ताक्षर वाला त्याग पत्र दिया जाता है राज्यपाल को। जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और उसके बाद हम बात करते हैं 316(3) जिसमें उसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं, ऐसा बताया गया है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे। अब देखिए आगे देखते हैं हम, आगे है 4 आर्टिकल है जिनको हमने सब आर्टिकल बताया है। तो एक है इंपॉर्टेंट 317 आर्टिकल, इसमें बताया कि अध्यक्ष और सदस्य है उनको हटाने की प्रक्रिया यानी उनकी बर्खास्तगी कैसे की जाएगी। तो इनको हमने 4 जो सब आर्टिकल है उसमें हम इनको देखेंगे कि कैसे हटाते हैं, जो हटाने का आधार है वो क्या होता है, कारण क्या होता है, उनकी हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 317(1) जिसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 317(1) में बताया गया कि यदि जो अध्यक्ष या सदस्य हैं वो कदाचार में लिप्त हो, यानी जो कारण है वो कदाचार का हो, तो क्या होगा, तो कदाचार का यदि कारण है तो एक जांच बिठाई जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश करेंगे जांच कि भाई कदाचार में लिप्त है, तो इसकी जांच करेंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और ये अनुच्छेद 145 के तहत ये जांच करेंगे, 145 के तहत कौन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करेंगे। उस जांच के बाद कौन हटाएगा इनको, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इनको हटाएगा यदि कदाचार में लिप्त हो। और आप सब जानते हैं जिस हिसाब से भारत में, पूरे भारत की बात करता हूं मैं, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं, अभ्यर्थी है उनका भविष्य है वो खतरे में है। तो यहाँ पे मतलब आप आरपीएससी की बात कीजिए, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए कि अभ्यर्थी ठगा सा महसूस करता है। ये मतलब पूरा एक गैंग बना लिया इन्होंने जो पेपर गिरोह है। तो यदि जैसे मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए एक मतलब मैं सिंपली इसको देखता हूँ कि यदि किसी चीज की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक हो जाती है, अर्थशास्त्र में हम देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभ्यर्थी भी पेपर की डिमांड कर रहे हैं और जो सप्लायर है, गैंग है, वो उनको पेपर दे भी रहे हैं। सरकार कितनी कोशिश करे, सरकार कहाँ तक प्रयास करे कि पेपर लीक जो हो, तो हमें ऐसी मानसिकता बनानी होगी जो मेहनती विद्यार्थी है उनका सिलेक्शन हो और ये पेपर जो लीक का गिरोह है उसको क्या है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो हम देख रहे थे आर्टिकल 317(1) कि अध्यक्ष और सदस्य यदि कदाचार में लिप्त है तो जांच कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अनुच्छेद 145 के तहत जांच होगी, जांच के बाद क्या है, राष्ट्रपति इनको हटाएगा। तो ये हमने एक आधार देखा कि कदाचार का। आगे हम देखते हैं 317(2). 317(2) में बताया गया कि इनको निलंबित किया जा सकता है जांच के दौरान, यानी इन पे जांच चल रही है और जांच के दौरान इनको क्या है, निलंबित किया जा सकता है। तो इनका निलंबन है, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 317(2). उसमें निलंबन में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इनका निलंबन कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं आरपीएससी के जो हमारे सदस्य हैं
बाबूलाल कटारा जी वो अभी सस्पेंड है, वो मतलब निलंबित है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल है वो इनको सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है? 317(2). अब आगे देखते हैं हम 317(3). अब 317(3) में क्या बताया गया है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, या फिर मतलब नैतिक रूप से नैतिक अध्यमता, या फिर कोई शारीरिक या मानसिक, मतलब उनके कोई कमी आ जाए शारीरिक या मानसिक, या फिर वो लाभ का पद धारण कर ले। ठीक है, तो ये हम कारण देखेंगे कि 317(3) में यदि ऐसा होता है तो इनको जो अध्यक्ष या सदस्य है उनको हटाया जा सकता है। तो ये चार कारण देखे, नैतिक, वो अध्यमता, दिवालियापन, शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी हो जाए, या फिर लाभ का पद क्या है वो धारण कर ले। तो ये, और उसके अलावा एक पॉइंट और देख सकते हैं कि या फिर वो किसी और सेवा में। ठीक है, ये हमने देखा आर्टिकल 317(3), जिसमें चार पॉइंट हमने देखे। अब आगे हम बात करते हैं 317(4) की। 317(4) में क्या बताया गया है कि यदि आप सपोज कीजिए कि कोई अध्यक्ष या सदस्य है, वो कोई कंपनी बना ले, जैसे कॉरपोरेट कंपनी होती है, कोई भी निगमित कंपनी होती है, उसके सदस्य बन जाए, या फिर उस जो कंपनी है उसमें लाभ के हिस्सेदार बन जाए, या फिर कोई पार्टनरशिप में कोई कंपनी चल रही है उनके साथ जुड़ जाए, तब क्या होगा? उनको कदाचार का क्या है? दोषी माना जाएगा। यानी कदाचार का एक उन पे ग्राउंड है, उसके आधार पे उनको हटाया जा सकता है। किसी निगमित कंपनी के, कोई भी निगमित कॉरपोरेट कंपनी है जो, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कंपनी है, उसमें ये सदस्य बन जाए, या फिर लाभ में हिस्सेदारी, यानी लाभ के हिस्सेदार हो जाएं, तो इनको कदाचार का दोषी माना जाएगा। ये कौन सा है? आर्टिकल 317(4). तो हमने चार टाइप देखे इसमें 317 में, कि अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की क्या प्रक्रिया है। 317(1) देखा कि कदाचार, इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 145 के तहत जांच करेंगे, राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। और यदि जांच के दौरान क्या है, इनको निलंबित किया जा सकता है। 317(2) में लिखा हुआ है, निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। आप सब जानते हैं बाबूलाल कटारा है वो अभी निलंबित चल रहे हैं। उसके बाद 317(3) देखा हमने कि दिवालिया हो जाए, या फिर नैतिक अध्यमता आ जाए, शारीरिक या मानसिक कोई समस्या आ जाए, लाभ का पद धारण कर ले या किसी और सेवा में, तो इनको हटाया जा सकता है। या फिर कदाचार का मामला बनता है कब? जब वो किसी निगमित कंपनी, किसी कंपनी में जो कंपनी लिस्टेड है उसमें उसके सदस्य बन जाए, या लाभ के हिस्सेदार बन जाए, या फिर पार्टनरशिप, आप जानते हो साझेदारी, उसमें ये हिस्सा ले ले, तो इनको हटाया जा सकता है। ये हमने देखा आर्टिकल 317। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 318। अब देखिए आर्टिकल 318 क्या बताता है कि अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें हैं, उनसे संबंधित प्रावधान इसमें बताए गए हैं। तो देखिए, जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल करते हैं, मैंने आपको बताया था एक आरपीएससी विनियम है 1974, उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इनका जो वेतन या आप पेंशन है, वेतन है, पेंशन है, सेवा भत्ते हैं, वो आपके जो राज्य की संचित निधि होती है उस पे भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि है उस पे भारित होते हैं। यानी कि इनके जो वेतन और जो आपके पेंशन भत्ते हैं उनके संबंध में विधानमंडल में चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्य की संचित निधि से इनको वेतन, पेंशन भत्ते हैं वो दिए जाते हैं। राज्यपाल निर्धारण करता है, आरपीएससी विनियम है 1974, उसके तहत इनके वेतन, पेंशन और भत्तों का निर्धारण राज्य की संचित निधि से किया जाता है। ऐसा कौन बताता है? आर्टिकल 318। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 319 क्या बता रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद ये क्या कर सकते हैं, यानी
सेवानिवृत्ति के बाद ये कौन कौन से पद धारण कर सकते हैं। मैंने बताया आपको पुनर्नियुक्ति के क्या है, ये वो पात्र नहीं है। पर इसको हम देखेंगे कि यदि आप देखेंगे कि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि आरपीएससी का अध्यक्ष है वो क्या बन सकता है, सदस्य और दूसरे आयोग में क्या बन सकते हैं। कंफ्यूजन वाला एक क्या है कि टॉपिक है ये, तो मैंने आपको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है। देखिए, यदि मैं बात करूं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष है वो रिटायरमेंट के बाद है ना, यूपीएससी है जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष है, सपोज किसी रिटायर हो गए, अब वो रिटायर होने के बाद उसी पद पे तो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, परंतु वे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष बन सकते हैं और सदस्य बन सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे राइट का निशान, यानी वो पात्र है। अब देखिए, या फिर क्या है कि अन्य एसपीएससी का मतलब दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग है, उनमें क्या है अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष है वो एक लोक सेवा आयोग के, तो या तो वो यूपीएससी में बन जाए अध्यक्ष या सदस्य, या फिर अन्य जो दूसरा राज्य है उसके लोक सेवा आयोग के वो क्या बन जाए, अध्यक्ष बन जाए। तो ऐसा पात्र है वो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें सदस्यों की, तो सदस्य देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। हमारे राजस्थान के भी मतलब वो पूर्व सदस्य हैं जो यूपीएससी में सदस्य रहे हैं, तो यूपीएससी के क्या अध्यक्ष या सदस्य कौन बन सकते हैं, सदस्य। या फिर अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरे जो राज्य है उसके लोक सेवा आयोग के ये अध्यक्ष भी बन सकते हैं और सदस्य भी बन सकते हैं। इसके अलावा उसी राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं। भाई आरपीएससी का कोई मेंबर है, सदस्य है, वो आरपीएससी का अध्यक्ष तो बन ही सकता है, सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि उसी पद पे पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, पर अध्यक्ष बन सकता है। या फिर दूसरे राज्य में क्या है वो अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, या सदस्य बन सकता है, या फिर यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। तो ये हमने प्रावधान देखा सदस्यों के बारे में और अध्यक्ष के बारे में कि रिटायरमेंट के बाद है वो कौन से पद है वो धारण कर सकते हैं। अब देखिए एक नोट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, क्या है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के ये पात्र नहीं होंगे। यानी आरपीए किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष है वो दूसरे लोक सेवा आयोग में या यूपीएससी में जा सकते हैं, पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य नियोजन है उसमें वो पात्र नहीं होते। ये एक इंपॉर्टेंट नोट हमने देखा। अब देखिए इसके संबंध में हम एक केस देखेंगे, हरगोविंद पंत वर्सेज रघुकुल तिलक। आप सब जानते हैं हमारे राज्यपाल के वो राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, तो ये केस है 1979 का। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र के अधीन कोई नियोजन नहीं है, अर्थात राज्यपाल है वो केंद्र के अधीन कोई रोजगार नहीं है। राज्यपाल का क्या एक संवैधानिक पद बताया गया है। तो इस वाद के अकॉर्डिंग हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं है, परंतु राज्यपाल बन सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य हैं वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं किसी राज्य, पर दूसरा कोई नियोजन इनको नहीं दिया जा सकता। ये हमने एक वाद देखा हरगोविंद पंत वर्सेज रघुकुल तिलक का 1979 का। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 320। अब देखिए आर्टिकल 320 में क्या बताया गया है कि इनके जो कार्य है और कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है। तो यदि बात करें इनके कार्य और कर्तव्य की, तो सबसे पहला तो आप जानते ही हैं आरपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग है या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका काम होता है परीक्षा संचालन का। तो सबसे पहला काम तो हो गया परीक्षाओं का संचालन और योग्य उम्मीदवारों का चयन। ये बात अलग है कि योग्य उम्मीदवार कम लिए जा रहे हैं, पेपर जिस हिसाब से लीक हो रहे हैं। उसके बाद है इन पे अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देता है ये सरकार को, तो ये एक परामर्शकारी निकाय भी है। उसके बाद यदि हम देखें एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण पर भी ये परामर्श देता है। चौथा है पदोन्नति हेतु सिफारिश करता है। पांचवा है पेंशन या कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति, उसके संबंध में भी ये सरकार को परामर्श देता है। छठा पॉइंट है राज्यपाल द्वारा निर्देशित अन्य किसी विषय पर भी परामर्श आरपीएससी वो दे सकता है। उसके बाद है राज्य में मेरिट पद्धति का वॉचडॉग यानी प्रहरी। राज्य में जो मेरिट पद्धति है योग्य उम्मीदवार है उनके चयन का ये वॉचडॉग इसको बोला जाता है। तो ये हमने कार्य और कर्तव्य देखिए। आर्टिकल कौन सा है 320। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब 20 का क्या 320 का मतलब क्या होता है, एक गैर कानूनी टाइप का काम होता है पेपर लीक। जो कार्य है वो करवाए वो आरपीएससी जो कार्य बनाए गए ड्यूटी दी गई है उनको निभाने में पिछले कुछ वर्षों में आरपीएससी थोड़ा क्या है मतलब असफल रही है। तो 320 आर्टिकल क्या है कार्य और कर्तव्य।
आगे हम देखते हैं कि एक है अनुच्छेद 321, एक है 322 और एक है 323। इन तीनों अनुच्छेद को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 321। 321 में क्या बताया गया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके जो कृत्य है या कार्य है, उनके विस्तार की शक्ति के बारे में बताया गया है कि इनका विस्तार कैसे किया जा सकता है। तो राज्य विधानमंडल है वो कानून बना के इनकी जो शक्तियां हैं उनमें विस्तार कर सकती है। ये किस में बताया गया है, जो आर्टिकल आपके 321 है इसमें, कि राज्य विधानमंडल है वो ऐसा कर सकती है। ये 321 है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल कई बार पूछे जा सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 322। 322 क्या बता रहा है? 322 आर्टिकल में यह बताया गया कि अध्यक्ष या जो सदस्य है, अध्यक्ष और सदस्य, इनकी जो वेतन है, भत्ते हैं, वेतन भत्ते मैंने आपको बताया था पहले, पेंशन है, वो राज्य की संचित निधि पे पारित होगी। ये 322 आर्टिकल में बताया गया है, राज्य की संचित निधि पर पारित। जब मैंने सेवा शर्तें बताई थी तब आपको ये पॉइंट बताया था। आर्टिकल कौन सा है? 322। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 323 की। तो आर्टिकल 323 में क्या है, यहाँ पे बताया गया है एनुअल रिपोर्ट के बारे में, यानी वार्षिक प्रतिवेदन है उसके बारे में बताया गया है कि आयोग है वो अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो किसको देगा, रिपोर्ट किसको देगा। तो आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देता है, राज्यपाल को। और राज्यपाल क्या करता है, इसको विधानमंडल के समक्ष रखेगा। तो ये है आर्टिकल 323। तो इस प्रकार हमने देखे आर्टिकल 315 से लेके और 323 तक हमने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखे। तो आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ गया कि जो स्ट्रक्चरल जो संवैधानिक प्रावधान है वो आयोग के कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं आरपीएससी के, मतलब जो मूल्यांकन की बात करते हैं। मैंने आपको सारे आर्टिकल बताए इंपॉर्टेंट 315 से लेकर 323 तक। तो जो बात मुझे पहले बोलनी चाहिए कि आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, आरपीएससी एक परामर्शकारी निकाय है, आरपीएससी वो सिफारिश कर सलाह देता है। तो आप वहां पे सोचते कि ये एक क्या हो गया, फैक्ट हो गया। पर जब आपने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए तो मूल्यांकन क्या है, बाद में किया जाता है किसी भी चीज का। पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद क्या है, मूल्यांकन करते हैं। तो अब करते हैं मूल्यांकन। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कारण है कि भाग 14 है और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आरपीएससी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद है आरपीएससी एक परामर्शकारी और सलाहकारी निकाय है। मैंने आपको बताया आरपीएससी क्या है, सलाह देता है अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए, पदोन्नति के लिए, या फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही हमने देखा स्थानांतरण के लिए देखा। तो आरपीएससी क्या है, एक सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है। इसके बाद है राज्य सरकार पर इसकी सलाह की बाध्यता नहीं है, यानी परामर्शकारी निकाय है, बाध्यता कोई नहीं है। पर यदि राज्य सरकार इसकी जो सलाह है उसको नहीं मानती है तो उसको राज्य विधानमंडल के सामने ये बताना होगा कि हमने इसके जो आरपीएससी है उसकी सलाह क्यों नहीं मानी, कौन से ऐसे कारण है। तो बाध्यता के कारण है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष सरकार इसका कारण बताएगी। तो ये हमने इसका मूल्यांकन किया। आरएस मेंस में भी आपको पूछा जा सकता है कि आरपीएससी का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन हम तभी कर पाएंगे जब हमें थोड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके बारे में पता होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि आरपीएससी के मतलब सचिवालय की बात करते हैं, सेक्रेटरीट की, कि जो आरपीएससी का जो प्रशासनिक स्वरूप है वो कैसा है। तो सचिवालय की बात करें तो इसमें एक सचिव होता है और कुछ अधिकारी होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं और एक सचिव होता है। और ये जो सेक्रेटरी सचिव होता है वो आईएएस मतलब रैंक का जो अधिकारी होता है वो होता है। जो प्रशासनिक और वित्तीय कार्य है वो आरपीएससी के वो देखता है कौन, सचिव। अब सचिव की सहायता के लिए भी कोई चाहिए, तो सचिव की सहायता के लिए एक उप सचिव और एक परीक्षा नियंत्रक जो एग्जाम कंट्रोलर है वो बनाया गया है यहाँ पे। तो ये हमने सचिवालय के बारे में देखा कि भाई एक तो सचिव है जो प्रशासनिक और जो वित्तीय कार्य है वो देखेगा, और उनकी सहायता के लिए एक उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक है, वो दो पद यहाँ पे बनाए गए हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो इनकी जो नियुक्ति है और वेतन भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राज्यपाल नियुक्ति और वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आयोग के संभाग, आयोग के संभाग मतलब कि जो आरपीएससी का जो प्रशासनिक स्वरूप है उसके कैसे संभाग, कैसे पार्ट है। तो आरपीएससी में एक तो प्रशासनिक विभाग है, एक है भर्ती का जो रिक्रूटमेंट करता है भर्ती, एक परीक्षाएं करवाता है, एक लेखा मतलब जो अकाउंट्स का काम करता है, वित्तीय जो कार्य है, एक विधि मतलब लीगल। आप सब जानते हैं कई बार एग्जाम में मतलब जो आरपीएससी है कि कैसे जो आरक्षण है उनके कैसे कैटेगरी बनानी है, हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन है यदि उसको चुनौती मिल जाए तो हमें कैसे सोल्व करना है। तो जितने भी लीगली जो काम होते हैं उसके लिए एक विधि विभाग बनाया गया है, और एक है शोध विभाग जहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि हम कैसे जो एग्जाम्स है या जितने भी कार्य प्रणाली है उनमें हम रिसर्च करके कैसे कहे मतलब नए जो इनोवेशन है वो कैसे कर सकते हैं। आपने देखा कि पांचवा ऑप्शन का भी ऑप्शन आया है कि जो 5 ऑप्शन रखे जाएंगे और आपको वो क्लिक करना होगा, वहां पे मतलब गोला भरना होगा, वो कंपलसरी होगा। तो ऐसे इनोवेशन के लिए यहाँ पे क्या है, शोध विभाग है। तो ये हमने क्या देखा, आरपीएससी सचिवालय। आगे हम देखते हैं कि आरपीएससी का सफरनामा देखते हैं। अब हमने 315 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल है वो सारे देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि आरपीएससी है उसका कैसे विकास हुआ, कि कैसे आयोग हमारा अस्तित्व में आया। तो देखिए एक संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, और हम सब जानते हैं यदि हम संविधान के स्रोत जब सोर्सेज पढ़ते हैं तो उनमें देखते हैं कि हमारे जो संविधान के लगभग जो वो प्रावधान है वो यहीं से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके अधीन प्रांत है उनमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। जितने भी प्रांत है जिनको हम स्टेट या रियासत बोल सकते थे उस वक्त के हिसाब से, तो उनमें ये अधिनियम क्या है, लोक सेवा आयोग मतलब परीक्षाएं तो पहले भी होती थी, तो वहां पे क्या है कि लोक सेवा आयोग का गठन करता है ये जो आपके वो अधिनियम है वो। अब क्या है कि यदि हम बात करें 1947 से पहले की, आजादी से पहले की, तो 3 रियासतें थी राजस्थान की, एक जोधपुर, एक जयपुर और एक बीकानेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। एक जोधपुर है, एक जयपुर है और एक बीकानेर है। इन 3 रियासतों में आजादी से पूर्व क्या था, लोक सेवा आयोग था। अब आप सब सोचेंगे कि मान लीजिए सपोज ऐसा रियल में हो जाए तो 3 आयोग हो जाए और तीनों में अलग अलग भर्ती परीक्षाएं, पर राजस्थान, अब तो क्या राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में एक आरपीएससी है हमारे। तो ये जो 3 रियासतें हैं वहां पे क्या है कि आजादी से पहले है वो आपके लोक सेवा आयोग। यदि हम बात करें कि आजादी से पहले राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहां सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, वो कौन सी है, जोधपुर 1939 में। उसके बाद जयपुर में किया गया 1940 में, और बीकानेर में किया गया 1946 में। तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि भारत शासन अधिनियम है उसमें ये था कि सारे प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। 3 रियासतें हैं, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जहां पे आजादी से पहले क्या है, लोक सेवा आयोग है, और जोधपुर जो 1939 में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की यहाँ स्थापना की गई। अब आगे हम देखते हैं कि आरपीएससी हमारा आयोग वो कैसे अस्तित्व में आया। तो देखिए जो मानसिक सेकंड है, जो हमारे राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे, यानी राज्यपाल से पहले एक पद हुआ करता था राज प्रमुख का, तो मान सिंह जो सेकंड है उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया आरपीएससी के रिलेटेड। वो अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को। अब ये अध्यादेश जो है वो प्रभावी हुआ 20 अगस्त 1949 को। तो ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई स्थापना के संबंध में कि गठन कब हो गया, 20 अगस्त 1949 को ये अध्यादेश प्रभावी हुआ, और इसका जो प्रकाशन है वो हुआ 22 दिसंबर 1949 को। अब देखिए 16 अगस्त को क्या हुआ, अध्यादेश जारी हुआ, प्रभावी हुआ 20 अगस्त 1949 को, और 22 दिसंबर 1949 को क्या है कि आपके ये मतलब प्रकाशन इसका हुआ। और इसी डेट को हम क्या मनाते हैं आरपीएससी दिवस। आरपीएससी का स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आरपीएससी ने 22 दिसंबर से क्या किया, कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 से। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस। तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस है वो मनाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि गठन के समय क्या हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो कहां पे था, हमारे जयपुर में।
और उसके बाद एक समिति बनाई गई पी सत्यनारायण राव समिति। ये पी सत्यनारायण समिति है, इसकी सिफारिश पे और 1 नवंबर 1956 को जो कार्य वो हेडक्वार्टर मुख्यालय वो अजमेर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहले सबसे पहले कहाँ पे था, जयपुर में, और अब क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय अजमेर में। और अजमेर में किया गया 1 नवंबर 1956 को, पी सत्यनारायण समिति है इसकी सिफारिश पे। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। आगे हम देखते हैं कि ऐसे फैक्ट जिनके इंतजार में हर अभ्यर्थी रहता है, क्यों, क्योंकि आरपीएससी खुद ऐसे फैक्ट आजकल बहुत पूछने लग गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैंने आपको बताया, जब मैं आपको बता रहा था 1+2 सदस्य हुआ करते थे। ये है पहले सदस्य एस के घोष, ये हमारे जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश थे। तो हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे जिनका नाम है एस के घोष, जो हमारे आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। यदि बात करें कि आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो सर्वाधिक कार्यकाल है देवी शंकर तिवारी का, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष 5 माह का रहा है। और देवी शंकर तिवारी कौन है, जो पहले सदस्य थे। जब मैंने आपको बताया 1+2 का 2 सदस्य बताए थे, उनमें एक देवी शंकर तिवारी जी है। तो उनका सबसे लंबा जो कार्यकाल है अध्यक्ष के रूप में किसका है, देवी शंकर तिवारी का। यदि बात करें कि अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल की, तो न्यूनतम कार्यकाल किसका है, बी एल रावत। इनका कार्यकाल मात्र 34 दिन का इनका कार्यकाल रहा है। अब देखिए, ऐसे फैक्ट है जो मतलब आपको मजा आएगा पढ़ के, और एग्जाम में ऐसे फैक्ट है वो पूछे भी जा सकते हैं। अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पे कौन रहे हैं, एन के बेरवा, जो अध्यक्ष या किस पे, सचिव, दोनों पद पे रहे हैं। अब देखिए, ऐसे अध्यक्ष जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, जिनका नाम है सी आर चौधरी। सी आर चौधरी साहब है वो, आप सब जानते हैं किसान आयोग बनाया गया अभी। ऐसे अध्यक्ष जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, कौन है, सी आर चौधरी। ऐसे अध्यक्ष जो यूपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, इनका नाम है एस सी त्रिपाठी। यूपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, कौन, यूपीएससी त्रिपाठी, और राजस्थान के आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसे सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, इनका नाम है रघुकुल तिलक। तो मैंने आपको एक केस भी बताया था हरगोविंद पंत और रघुकुल तिलक का, जिसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र के अधीन नियोजन का वो नहीं है। तो रघुकुल तिलक ऐसे है अध्यक्ष जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। इसके बाद ऐसे सदस्य जो राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इनका नाम है एन एल जैन। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखे। आगे हम देखते हैं, अब बात करते हैं कि आरपीएससी में अब तक कितनी महिलाएं सदस्य रही है। तो आरपीएससी में अब तक 7 महिलाएं हैं वो सदस्य रही है, पर अभी तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। तो उन 7 का नाम है कांता कथुरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। तो ये 7 महिलाएं अभी तक क्या है, सदस्य रही हैं, पर अध्यक्ष नहीं रही अभी तक कोई महिला। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कांता कथुरिया जी है और प्रकाशवती शर्मा जी है, ये यूपीएससी की सदस्य भी रही हैं। यानी ये 2 महिलाएं सदस्य आरपीएससी की, कांता कथुरिया और ये प्रकाशवती शर्मा, ये यूपीएससी की सदस्य भी रही हैं। अब बात करें प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की। कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, राज्यपाल नियुक्ति करता है सदस्यों में से। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे प्रथम, एन एल जोशी। ये हमारे राजस्थान आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। यदि बात करें प्रथम सचिव की, तो प्रथम सचिव है सेक्रेटरी, वो कौन रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा। इनका नाम है श्याम सुंदर शर्मा। अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य की। तो वर्तमान में अध्यक्ष है हमारे संजय कुमार छोत्रीय, ये आईपीएस अधिकारी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। ये क्या है, राजस्थान के वर्तमान आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। यदि बात करें सदस्य की, तो सदस्य है संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत राठी, बाबूलाल कटारा जो अभी क्या है निलंबित चल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़ है, इनकी नियुक्ति हुई है अभी, कैलाश चंद्र मीणा जी और प्रोफेसर अयूब खान, ये हमारे आरपीएससी के वर्तमान क्या है सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार छोत्रीय। अब हम 2 पॉइंट और देख लेते हैं। एक तो है हमारे लिए कि सचिव और जो परीक्षा नियंत्रक वो कौन है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। वर्तमान में सचिव कौन है, हरजी लाल अटल है, ये क्या है वर्तमान में आरपीएससी के सचिव है।
और जो एग्जाम कंट्रोलर है, परीक्षा नियंत्रक, उनका नाम है आशुतोष गुप्ता। तो आई होप मैंने आरपीएससी के जितने फैक्ट थे और जो हमारे संवैधानिक प्रावधान थे उनको हमने डिटेल में समझा और आरपीएससी का एक मूल्यांकन भी किया। सारे फैक्ट थे हमने वो भी देखे जो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और जो भी आपके फीडबैक है उनको जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।